स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के करंट अपडेट प्रोग्राम में। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है आरपीएससी से संबंधित है, यानी आज का हमारा जो प्रोग्राम है आरपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम, जिसमें हम बीते हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही होती हैं उन खबरों के तर्ज पर कुछ सवालों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आगामी जो भी परीक्षा आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाए उसमें समसामयिकी से संबंधित जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं या आने वाले हैं या संभावित प्रश्न हैं तो वो सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं या खबरों के आधार पर किस तरह से सवाल आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि आप तक उन तथ्यों और उन सूचनाओं को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके जो कि आपकी आगामी परीक्षा में सहायक साबित हो सकते हैं। तो आइए अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से सवाल है जो इस एपिसोड में शामिल किए गए हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किसको भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? विकल्प है पन्नालाल मेघवाल, दौलत राम माल्या, पंकज मित्तल या इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी हाल ही में पन्नालाल मेघवाल को भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा विस्तार से जाने तो इस सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया था समर्पण संस्था के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इस सम्मान समारोह का आयोजन करने वाली वो संस्था कौन थी? तो संस्था का नाम है समर्पण संस्था और इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। और आपको बता दें कि जो पन्नालाल मेघवाल हैं ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक रह चुके हैं और इनको ये जो सम्मान दिया गया है कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इनकी 500 से अधिक पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई इनकी 12 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आईआईटी रुड़की पूर्व छात्र संगठन द्वारा उत्सव 175 कहाँ आयोजित किया गया है? विकल्प है जयपुर, कोटा, दौसा या अलवर। अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की पूर्व छात्र संगठन द्वारा उत्सव 175 का आयोजन किया गया था, जिसमें जो मुख्य गेस्ट थे राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र जी थे। और इस अवसर पर उन्होंने प्रौद्योगिकी की शिक्षा के बारे में बात कही है कि यानी कि जो प्रौद्योगिकी की शिक्षा है वो सभी की पहुंच तक होनी चाहिए। चूंकि इस तरह की जो शिक्षाएं होती हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी में होती हैं, जिसकी वजह से आम जनता तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती है। इसलिए इन शिक्षाओं को हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी लोगों तक पहुंचाने की बात की है। इसके साथ ही साथ कार्बन रहित औद्योगिक विकास की दिशा में कार्य करने और उससे संबंधित स्टार्टअप शुरू करने का भी सुझाव इन्होंने दिया है। साथ ही साथ जो भी तकनीकी शिक्षाविद है पाठ्यक्रम है, जब भी ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं तो वहां पर स्थानीय उद्योग धंधे या निर्माण कार्य या जो सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी जो भी चीजें होती है उनको ध्यान में रखना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा जो स्थानीय संसाधन होता है उसके उपयोग की बात भी इन्होंने इस समारोह में किया है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग से वहां के जो लोग होते हैं उनको सहायता मिलती है, यानी कि जो उनके संसाधन है उसके उपयोग की वजह से वहां के लोगों को जीविका मिलती है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, जिसमें कि अब आईआईटी या फिर जो अन्य इस तरह की शिक्षाएं हैं, जो उच्च स्तरीय शिक्षाएं, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या तकनीकी से संबंधित हो, इस तरह की जो भी शिक्षाएं हैं उनको अब अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा उन सारे पाठ्यक्रमों को। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य जो है अभी हाल ही में भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है कि जहां पर चिकित्सा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसको हिंदी में शुरू किया गया है। तो यदि कभी पूछ ले समसामयिकी से संबंधित कि वह कौन सा राज्य है जिसने हिंदी में चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रम को शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते हैं आगे की तरफ। 16वीं राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो अभी 16वीं राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन जोधपुर में किया गया था और इसके समापन समारोह के दौरान वहां की जो खेल मंत्री हैं श्री चांदना ने
कुछ जानकारियां दी है, उसके उनकी जानकारी के अनुसार इतने बड़े स्तर पर राज्य में पहली बार खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 11,500 खेल मैदानों में सुधार हुआ है और साथ ही साथ उनका विकास भी किया गया है। और इसके लिए जो अनुमानित राशि खर्च हुई है वो लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्य में कहां पर सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया है? विकल्प है नागौर, सीकर, पाली या जयपुर। तो अभी हाल ही में सहकार दीपोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया है। इसका जो शुभारंभ है वहां के सहकारिता मंत्री ने किया है और इसमें उत्सव का आयोजन जो है 17 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत राज्य में ग्रीन पटाखे और त्योहार संबंधित जो भी सामग्री है वो उचित मूल्यों पर लोगों को मुहैया कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, यानी कि दिवाली का जो त्योहार है वो बहुत ही नजदीक है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों की बात कही जा रही है यहाँ पर, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित यानी पर्यावरण फ्रेंडली जो भी ग्रीन पटाखे हैं वो यहाँ पर लोगों को आसानी से और उचित मूल्यों पर मिल जाएंगे। तो इससे संबंधित कुछ बातें इसमें हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। राज्य में कब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस का आयोजन किया जा रहा है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 अक्टूबर, यानी कि राज्य में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसमें जयपुर के साथ साथ जो भी सभी जिला मुख्यालय हैं वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा फहराया जाएगा। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा फहराया जाएगा ये उन्हीं जगहों पर फहराया जाएगा जहां पर रेगुलर रूप से तिरंगा फहराया जाता है। और यहां पर एक चीज मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है परीक्षा के मद्देनजर, कि परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के अवसर पर कहां पर झंडा नहीं फहराया गया है। तो उसके लिए यहां पर हमें ध्यान रखना है कि राजभवनों, राजनिवासों, विधान परिषदों, विधानसभाओं तथा उच्च न्यायालयों के भवनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नहीं फहराया जाएगा। यानी कि प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया गया, यानी किसका झंडा? संयुक्त राष्ट्र का। तो चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प इसको दे देगा जो कि सही होगा। यानी कि इनमें से कोई भी विकल्प अगर आता है और यह पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज निम्नलिखित में से कहां पर नहीं फहराया गया है और विकल्प में इनमें से कोई भी होता है तो वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री ने 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर पुलिस विभाग में कितने नवीन मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? विकल्प है 200, 500, 700 या 900। तो पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए अभी हाल ही में 500 मोबाइल यूनिट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 108 एम्बुलेंस की तरफ पर, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी आप एम्बुलेंस की बात करते हैं सरकारी एम्बुलेंस की तो वहां पर 108 लिखा होता है, ठीक है। तो इसी के तर्ज पर 500 नवीन मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव की बात की गई है और इसके गठन की वजह से जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि अपराध पे अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन को सहायता मिलेगी। इसके साथ ही साथ ये जो मोबाइल यूनिट्स है इनको अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा, यानी कि डायल 100 या डायल 112, यानी कि इस नंबर को डायल करने पर आपको पुलिस की तत्काल सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर इसकी बात करते हैं तो इसके लिए एक हेड कांस्टेबल और साथ ही 2 कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। इससे पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो आम जन की समस्या है उनके निराकरण में भी सुगमता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कहां पर स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी? विकल्प है उदयपुर, जयपुर, चुरू या अलवर। तो इस प्रदर्शनी का जो 11वां संस्करण है वो जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के JECC सेंटर, यानी कि
जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 11 से 13 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो मुख्य रूप से एजेंसियां भाग ले रही हैं, यानी कि इसके आयोजन में कौन कौन सी एजेंसियां अपना सहयोग कर रही हैं, तो वहां पर CDOS यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, फिक्की, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका प्रायोजक की अगर हम बात करते हैं तो रीको इसका प्रायोजक है। रीको की अगर हम बात करते हैं कि रीको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और रीको के जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने जायजा लिया और समीक्षा की कि अभी कितनी तैयारी हो चुकी है और तैयारियों में अभी कितनी कमी बाकी है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने वाली है कि CDOS का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो CDOS का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। और इसका आयोजन जयपुर में कहाँ किया जा रहा है? तो JECC यानी कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये 11वां संस्करण है इसका। ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा वो संस्करण था। तो ये 11वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों के भारतीय उच्चायुक्त और राजदूतों ने राजस्थान का दौरा किया है? 3, 4, 5 या 6? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5। यानी कि भारतीय उच्चायुक्त और जो राजदूतों की संख्या है 5 है। और ये उच्चायुक्त और राजदूत कहां कहां पर तैनात है, इनकी बात करें तो देश में है मोरक्को, बुल्गारिया, नमीबिया, अर्मेनिया तथा दक्षिणी सूडान। तो ये राजदूत और उच्चायुक्त जो है भारत की तरफ से इन 5 देशों में तैनात है। और इनकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान राज्य में जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, यानी स्थानीय लोगों के द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, अगर इसकी मुख्य बात करते हैं तो यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत उन उत्पादों को अन्य देशों में जहां पर ये तैनात है किस तरह से क्या अवसर हो सकते हैं या इनके निर्यात के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पे चर्चा की गई। यानी कि निर्यात संभाव उत्पादों जैसे कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, मोबाइल, हैंडीक्राफ्ट, शहद एवं मिनरल उत्पादों के बारे में इनको अवगत कराया गया है। साथ ही साथ निर्यात को बढ़ाने के लिए वे कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं जिसको कि राज्य स्तर पर और सरकार के द्वारा किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ इन राजदूतों ने B2B और B2C वर्चुअल बैठक की बात कही है। B2B और B2C क्या होता है? तो B2B की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसकी बात की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जिन देशों में तैनात है वहां पर रोड शो किया जाना चाहिए। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो भी उत्पाद है उसको डिस्प्ले करना चाहिए, यानी कि उनको प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि जो भी राज्य के द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके, उसके बारे में जानकारी हो सके, जिससे कि इसके निर्यात में संवर्धन हो सके। तो इससे संबंधित कुछ बातें इसमें हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा हमारे इस एपिसोड का आखिरी सवाल। और इस आखिरी सवाल के साथ आज हम अपने एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक शुक्रिया।